आज की केस लॉ चर्चा में आपका स्वागत है। संजीत सिंह सलवान एवं अन्य बनाम सरदार इंदरजीत सिंह सलवान एवं अन्य 2025 इंजेनेसी 988। यह प्रस्तुति स्कूट लीगल ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज द्वारा की गई है। सटीक और गोपनीय बहुभाषी कानूनी दस्तावेजीकरण के लिए आपका विश्वसनीय साथी। आज हम सुप्रीम कोर्ट के काफी दिलचस्प फैसले पर बात कर रहे हैं। जी, ये गुरु तेग बहादुर चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टियों के बीच का एक विवाद है। अच्छा, तो शुरुआत कैसे हुई इसकी? देखिए, कुछ ट्रस्टी थे जिन्हें हम प्रतिवादी कहेंगे, उन्होंने कुछ अन्य ट्रस्टियों को मतलब अपीलकर्ताओं को हटाने के लिए केस किया। हटाने के लिए? और हाँ, और वो चाहते थे कि अपीलकर्ताओं को ट्रस्ट के स्कूल में घुसने और उसके कामकाज में दखल देने से रोका जाए। इसके लिए उन्होंने सिविल कोर्ट में परमानेंट इंजंक्शन का मुकदमा दायर किया। तो अपीलकर्ताओं ने क्या किया? अपीलकर्ताओं ने मतलब डिफेंडेंट्स ने सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत एक अर्जी लगाई वाद पत्र खारिज करने के लिए। बिल्कुल। उनका तर्क था कि ये मुकदमा चल ही नहीं सकता क्योंकि सीपीसी की धारा 92 लागू होती है, जो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के मामलों के लिए है। और कोर्ट ने? ट्रायल कोर्ट ने उनकी बात मान ली। 13 अप्रैल 2022 को वाद पत्र खारिज कर दिया गया। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका होगा। नहीं, प्रतिवादी कहाँ मानने वाले थे। वो इस फैसले के खिलाफ जिला न्यायालय पहुंच गए। अपील में? अच्छा, अब अपील स्टेज पर क्या हुआ? यहाँ कुछ दिलचस्प हुआ था शायद। हाँ, यहीं पे ट्विस्ट आया। अपील चली रही थी कि प्रतिवादियों ने 7 जुलाई 2022 को एक अर्जी दी। किस बारे में? उन्होंने कहा कि भाई, दोनों पक्षों ने आपस में मिलकर मामला सुलझाने के लिए एक अकेले मध्यस्थ श्री विपिन सोढ़ी को चुन लिया है। मध्यस्थ? अच्छा। हाँ, और उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि अपील का फैसला अब मध्यस्थ के फैसले के आधार पर ही कर दिया जाए। और कोर्ट मान गया? कोर्ट ने प्रोसेस आगे बढ़ाया। फिर 30 दिसंबर 2022 को मध्यस्थ ने अपना फैसला मतलब अवार्ड दे दिया। अवार्ड आ गया? फिर? इसके फौरन बाद 2 जनवरी 2023 को दोनों पक्षों ने मिलकर जिला न्यायालय में एक जॉइंट एप्लीकेशन फाइल की। जॉइंट एप्लीकेशन? क्या कहा उसमें? यही कि हम दोनों को अवार्ड मंजूर हैं, हम इसका पालन करेंगे और प्लीज अपील को इसी अवार्ड की शर्तों के हिसाब से डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। तो कोर्ट ने कर दिया होगा डिस्पोज ऑफ? जी हाँ, 27 जनवरी 2023 को जिला न्यायालय ने अपील को मध्यस्थ के अवार्ड के अनुसार निपटा दिया और ये अवार्ड उस डिग्री का हिस्सा बन गया। मतलब एक सहमति डिग्री, कंसेंट डिग्री पास हो गई और ये फाइनल हो गई। बिल्कुल। इस सहमति डिग्री को आगे किसी ने चैलेंज नहीं किया, वो फाइनल और बाइंडिंग हो गई। तो फिर पंगा कहाँ हुआ? सब कुछ तो सहमति से हो गया था। पंगा शुरू हुआ बाद में। अपीलकर्ताओं का कहना था कि उन्होंने तो अवार्ड के हिसाब से अपनी तरफ की सारी चीजें कर दी, जैसे कोई एफआईआर थी वो वापस ले ली, कुछ पैसे देने थे वो दे दिए। लेकिन प्रतिवादियों ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, ऐसा अपीलकर्ताओं का आरोप था। ओहो, तो अपीलकर्ताओं ने क्या किया? उन्होंने पहले उस सहमति डिग्री को लागू करवाने के लिए नवंबर 2023 में एक निष्पादन मामला फाइल किया, एग्जीक्यूशन केस फाइल किया। मिसलेनियस केस नंबर 122 था वो। फिर उसको उन्होंने कुछ दिन बाद 8 दिसंबर 2023 को वापस ले लिया। वापस क्यों लिया? शायद रणनीति बदली हो। इसके बाद उन्होंने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 9 के तहत एक अर्जी दी। धारा 9 यानी अंतरिम राहत के लिए? हाँ, ताकि मध्यस्थ के अवार्ड के अनुसार उन्हें कुछ अंतरिम उपाय, इंटरिम मेजर्स मिल सकें। अब आया मजा। प्रतिवादियों ने क्या कहा इस पर? यहीं पर प्रतिवादी पलट गए। उन्होंने इस अर्जी का विरोध किया। विरोध? किस आधार पर? उनका कहना था कि अरे, ये विवाद तो ट्रस्ट के मामलों से जुड़ा है, ये तो सीपीसी की धारा 92 के दायरे में आता है और ऐसे मामले तो मध्यस्थता से सुलझा ही नहीं जा सकते। क्या बात है! मतलब जो अवार्ड उन्होंने खुद माना, जिसके आधार पर डिग्री ली, अब उसी को गलत बता रहे थे। बिल्कुल। और कमर्शियल कोर्ट ने उनकी ये बात मान भी ली। 24 मई 2024 को कोर्ट ने कहा कि क्योंकि विवाद का विषय नॉन आर्बिट्रेबल था धारा 92 के कारण, इसलिए मध्यस्थ का अवार्ड शुरू से ही अमान्य, नलिटी है। और धारा 9 की अर्जी? वो खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा जब अवार्ड ही अमान्य है तो उसके आधार पर राहत कैसे दें। फिर अपीलकर्ता हाईकोर्ट गए होंगे? हाँ, गए। लेकिन हाईकोर्ट ने भी 30 अगस्त 2024 को कमर्शियल कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी। बाप रे! तो अब मामला सुप्रीम कोर्ट में? जी, अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य कानूनी सवाल क्या था? सवाल बहुत सीधा और महत्वपूर्ण था। क्या कोई पार्टी जिसने पहले किसी चीज पर सहमति दी हो, मध्यस्थता करवाई हो, अवार्ड माना हो, डिग्री बनवाई हो और जिसके बर्ताव के कारण दूसरी पार्टी ने अपनी पोजीशन बदल ली हो, हाँ, क्या वो पार्टी बाद में पलटकर ये कह सकती है कि अरे वो अवार्ड या डिग्री तो गलत थी,
क्योंकि मामला मध्यस्थता योग्य ही नहीं था। क्या उसे अपने पिछले आचरण के खिलाफ जाने दिया जा सकता है? इसी को एस्टॉपल कहते हैं। मतलब क्या प्रतिवादी अब उस सहमति डिक्री को चुनौती दे सकते थे जिसे उन्होंने खुद बनवाया था? यही सवाल था। अपीलकर्ताओं ने जोरदार तर्क दिया कि प्रतिवादी आचरण द्वारा विबंधन एस्टॉपल बाय कंडक्ट से बंधे हैं। वो अनुमोदन और अस्वीकृति एप्रोप्रिएशन एंड रिप्रोबेशन नहीं कर सकते। मतलब आप एक ही सांस में हाँ और ना नहीं कह सकते। और उन्होंने अपनी बदली हुई स्थिति का भी हवाला दिया होगा, जैसे एफआईआर वापस लेना वगैरह। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि हमने तो डिक्री पर भरोसा करके कदम उठाए। उन्होंने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट RN गोसाई, ध्यान सिंह जैसे मामलों का हवाला भी दिया एस्टॉपल के समर्थन में। और प्रतिवादियों का क्या कहना था? वो किस आधार पर बचाव कर रहे थे? उनका मुख्य तर्क था कि अवार्ड तो अमान्य था क्योंकि विषय ही मध्यस्थता योग्य नहीं था, नॉन आर्बिट्रेबल सब्जेक्ट मैटर ड्यू टू सेक्शन 92 CPC। और अमान्यता का तर्क कभी भी उठाया जा सकता है। और एस्टॉपल वाले तर्क का क्या जवाब था? उन्होंने कहा कि कानून के खिलाफ कोई विबंधन नहीं होता, नो एस्टॉपल अगेंस्ट लॉ। अगर कानून किसी चीज की इजाजत नहीं देता तो आपकी सहमति उसे जायज नहीं बना सकती। उन्होंने विमल किशोर शाह, बूज एलन, सुंदरदास जैसे केस गिनाए। दिलचस्प। दोनों तरफ मजबूत तर्क थे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या पाया? सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले प्रतिवादियों के बदलते स्टैंड को नोट किया। पहले वो कह रहे थे मुकदमा धारा 92 से बाधित नहीं है, फिर खुद ही मध्यस्थता में गए, फिर अवार्ड के आधार पर अपील निपटवाई, और फिर एकदम यू टर्न ले लिया। हाँ, एकदम उल्टा रुख। कोर्ट ने कहा कि यहाँ आचरण द्वारा विबंधन एस्टॉपल बाय कंडक्ट और चुनाव डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का सिद्धांत साफ तौर पर लागू होता है। कैसे? देखिए, प्रतिवादियों ने न केवल मध्यस्थता के लिए सहमति दी, बल्कि अपीलकर्ताओं को इसके लिए प्रेरित किया और फिर अवार्ड के आधार पर खुद अपनी अपील वापस ली, जिससे डिक्री फाइनल हुई। अब वो अपनी ही सहमति और काम से मुकर नहीं सकते। तो कोर्ट ने माना कि ये कानून के विबंधन से ज्यादा आचरण का विबंधन है। बिल्कुल सही। कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादियों का अपना आचरण ही उन्हें अवार्ड की वैधता पर सवाल उठाने से रोकता है, भले ही धारा 92 का एक संभावित कानूनी मुद्दा हो सकता था। कोर्ट ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ध्यान सिंह केस का फिर से जिक्र किया। तो निचली अदालतों के फैसले का क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालतों ने, मतलब कमर्शियल कोर्ट और हाई कोर्ट ने, सहमति डिक्री की अंतिमता, फाइनलिटी और प्रतिवादियों के विरोधाभासी आचरण को पर्याप्त महत्व नहीं दिया। और ये कि प्रतिवादियों को उनके अनुमोदन और अस्वीकृति वाले काम का फायदा उठाने देना गलत होगा? हाँ, कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना अन्यायपूर्ण होगा। तो अंतिम फैसला क्या रहा? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और कमर्शियल कोर्ट के आदेशों को रद्द कर दिया। और अपीलकर्ताओं की धारा 9 वाली अर्जी का क्या हुआ, या निष्पादन का? कोर्ट ने अपीलकर्ताओं को अनुमति दी कि वे अपनी निष्पादन कार्रवाई मिसलेनियस केस नंबर 122 ऑफ 23 को, जिसे उन्होंने वापस ले लिया था, उसे फिर से जीवित रिवाइव करें। और उसे सुना जाएगा? हाँ, और उसे गुणदोष के आधार पर तय किया जाएगा। मतलब अब सहमति डिक्री को लागू करवाने का रास्ता खुल गया। इस फैसले का आगे के मामलों पर क्या असर पड़ेगा? इसके निहितार्थ क्या हैं? देखिए, ये फैसला आचरण द्वारा विबंधन के सिद्धांत को बहुत मजबूती देता है, खासकर उन मामलों में जहां एक सहमति डिक्री फाइनल हो चुकी है और एक पार्टी ने उस पर भरोसा करके काम किया है। मतलब पार्टियां मुकदमेबाजी में अपने स्टैंड आसानी से नहीं बदल सकती? हाँ, ये दिखाता है कि आप लिटिगेशन में सुविधा के अनुसार अपनी पोजीशन नहीं बदल सकते, भले ही आपके पास बाद में कोई तकनीकी या कानूनी तर्क क्यों ना आ जाए, खासकर तब जब मामला आपसी सहमति से निपट चुका हो। और सहमति डिक्री की पवित्रता भी बनी रहती है। बिल्कुल, ये सहमति डिक्री की अंतिमता को पुष्ट करता है। ये एक तरह से न्याय और निष्पक्षता, इक्विटी एंड फेयरनेस को सख्त कानूनी प्रावधानों पर प्राथमिकता देता है जब किसी पार्टी का आचरण खुद सवालों के घेरे में हो। तो ये एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है कि क्या इक्विटी, मतलब न्याय संगत सिद्धांत, कभी-कभी कानून के सख्त प्रावधान पर भी हावी हो सकते हैं, खासकर जब सहमति और आचरण शामिल हो? हाँ, ये निश्चित रूप से सोचने वाली बात है। ये दिखाता है कि कानून सिर्फ नियमों का जाल नहीं है, उसमें न्याय और आचरण का भी बहुत बड़ा रोल है। आज की केस लॉ चर्चा आप तक लाई स्कूट लीगल ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज, प्रैक्टिसिंग अधिवक्ताओं के लिए बहुभाषी कानूनी दस्तावेजीकरण में विश्वसनीय विशेषज्ञ। जब कभी आपको कानूनी अनुवाद या ट्रांसक्रिप्शन की जरूरत हो, स्कूट लीगल आपका साथी है।